शिक्षक भर्ती 2004 आरक्षण नियमों, कोर्ट आदेशों और तत्कालीन वसुंधरा सरकार की कैबिनेट के निर्णय की अवहेलना का लंबित मामला आज भाजपा कार्यालय पर लगने वाले जनता दरबार में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के सामने रखा गया। वंचित अभ्यर्थियों ने ओम प्रकाश पारिक के नेतृत्व में मंत्री किरोड़ी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान जयपुर से विष्णु गौतम, कोटा से ओम प्रकाश शर्मा, जगदीश आमेरिया, नंद किशोर मालव, भीलवाड़ा से नारायण सिंह के साथ दर्जनों वंचित अभ्यर्थी मौजूद रहे। ओम प्रकाश पारिक ने बताया, जब राजस्थान की भजन लाल सरकार ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जन को राहत देने के लिए प्रदेश कार्यालय में जनता दरबार की शुरुआत की है, तो हम भी यहाँ मंत्री किरोड़ी लाल के पास न्याय की फरियाद लेकर पहुंचे हैं। तत्कालीन वसुंधरा सरकार की मंत्रिमंडल उपसमिति ने हमारे हक में छाया पद सृजित कर नियुक्ति के आदेश प्रदान कर दिए थे, मगर गहलोत सरकार ने राजनीतिक द्वेषता के चलते मामले पर कोई कार्यवाही नहीं की। अब जब प्रदेश कार्यालय पर जनता दरबार लगने लगा है, तो हम भी हमारी फरियाद लेकर यहाँ आए हैं। मंत्री किरोड़ी लाल ने हमें मामले में न्याय दिलवाने का पूरा आश्वासन दिया है। जल्द वो मामले को लेकर आरपीएससी में बात करेंगे। सर 1998 में अशोक गहलोत की सरकार बनी थी राजस्थान में। उसने 5 साल सभी वैकेंसी पर रोक लगा दी थी। उसके बाद 2003 के अंदर जब बीजेपी आई, वसुंधरा जी यशस्वी मुख्यमंत्री बनी राजस्थान की, उन्होंने पहले बार एक बम्पर वैकेंसी निकाली 39,993 पदों के ऊपर, और उस वैकेंसी में हम सब ने अपना उसमें एग्ज़ाम दिया। लेकिन उसमें हुआ है कि आरपीएससी ने ऐसी चालाकी करी, ऐसी अधर्मिता करी और बेईमानी करी कि 2354 जो पुरुषों के पद थे वो महिलाओं के खाते में डाल दिए। इससे जो मेरिट में कोने के ऊपर जो पुरुष अभ्यर्थी थे वो उस समय वंचित हो गए। जब हमें आरटीआई से इसका पता चला कि आरपीएससी ने रिजर्वेशन गलत लगाया है, तो हम आरपीएससी के खिलाफ कोर्ट में गए और कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया कि वास्तव में आरपीएससी ने गलत रिजर्वेशन लगाया है और इसको दुरुस्त करते हुए इन वंचित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान करे। लेकिन आरपीएससी ने इस बात को नहीं सुना, बल्कि डीबी में चली गई, उस फैसले के खिलाफ डबल बेंच में चली गई। लेकिन डबल बेंच ने भी वही फैसला दिया, क्योंकि न्याय होता है, न्याय को बदला नहीं जा सकता। डीबी ने वही फैसला दिया कि अभ्यर्थी सही है और आरपीएससी की बहुत महत्वपूर्ण गलती हुई है, इसलिए आरपीएससी इसमें इनको नियुक्ति दे। लेकिन आरपीएससी ने फिर सुप्रीम कोर्ट में जाना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं गई और टाइम बार हो गई। उसके बाद भी हम आरपीएससी से लगातार पत्राचार करते रहे, आरटीआई मांगते रहे, लेकिन आरपीएससी ने कुछ नहीं सुना। तो हम फिर मुख्यमंत्री वसुंधरा जी आ गई उस समय तक, दोबारा दूसरे टेनर के अंदर हम उनके पास उपस्थित हुए हमारी समस्याओं को लेकर के। तो उन्होंने पूरी इसकी विधिक जांच करी। उसके बाद एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति का गठन किया राजेंद्र जी राठौड़ के साहब के नेतृत्व में, और मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने इसकी विधिक जांच करके पूरे प्रकरण की और आरपीएससी को आदेशित किया कि 2354 छाया पद सृजित करके इन अभ्यर्थियों को तुरंत नियुक्ति दी जाए। लेकिन उसी समय जो अगला चुनाव था उसकी अधिसूचना जारी हो गई, और अधिसूचना जारी होने के कारण वो आचार संहिता के चलते हमारी नियुक्तियां नहीं हो पाई, और दुर्भाग्य से फिर कांग्रेस गवर्नमेंट आ गई जो पहले से ही कई प्रकार की बहानेबाजी कर रही थी, और 5 साल हमारे फिर निकल गए। इस दरमियान हम बीजेपी के नेताओं से मिलते रहे। उन्होंने कहा कि ये गवर्नमेंट नहीं करेगी, हम आपका करेंगे, हमारी गवर्नमेंट बनने दो। और लकीली फिर एक बार भाजपा आज सत्ता में है, और 2 साल से हम इनके नेताओं से मिल रहे हैं, लेकिन हमें कोई इसका प्रतिफल नहीं मिल रहा है। अब आज हम यहाँ प्रदेश कार्यालय पर आए किरोड़ी लाल जी मीणा, जिनको हम जुझारू नेता समझते हैं और जनता की आम समस्याओं के लिए सड़क पर लड़ते हैं, सड़क से लेकर संसद तक लड़ने वाला नेता है। इस नेता के आज हम यहाँ पर सुनवाई करने के लिए आए थे। उनको हमने हमारी रिपोर्ट बताई है कि साहब उनके पहले भी उनके नोटिस में मामला आया हुआ है, लेकिन अब आज फिर हमने उनको याद दिलवाया है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि निश्चित रूप से आरपीएससी को लिखा जाएगा और शीघ्र से शीघ्र आप 2354 जो वंचित अभ्यर्थी 2004 की वैकेंसी में रहे हैं, आपको वापस आपको प्रतिस्थापित किया जाएगा। और इसी उद्देश्य के लेकर के हम आए कि हमें आप न्याय दें, क्योंकि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में न्याय शब्द लिखा है, लेकिन हम 21 साल से आज हम न्याय के लिए भटक रहे हैं, दर भटक रहे हैं, जबकि कोर्ट के सभी दरवाजों से हमें न्याय मिल चुका है, लेकिन अभी परिलक्षित नहीं हो रहा है, हमारे को पोस्टिंग नहीं हुई है। उम्मीदें आशाएं वहाँ धूमिल हो रही है। आज हमारे 50 साथी तो दिवंगत हो चुके हैं, लेकिन सरकारों के कानों में अभी तक जूनी रेंग रही है। हम मेरिट में आए हुए विद्यार्थी जो आज हमारी 20-20, 21 साल की सर्विस हो जाती, आज हमारे बच्चे दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं। हम कई प्राइवेट संस्थाओं में नौकरियां करके अपना भरण पोषण कर रहे हैं, जबकि हम उस समय मेरिट में आ चुके थे। ये इतने बड़ी अन्याय कैसे हुआ, कहाँ हुआ, इसकी भी जांच हो। और आज हम सरकार से फिर एक बार करबद्ध सभी राजस्थान के जिलों से आए हुए अभ्यर्थी ये निवेदन करते हैं कि हमारे प्रार्थना पत्र को स्वीकार करें और न्याय के साथ अपना फैसला करते हुए आरपीएससी को कठोर शब्दों में अनुदेशित किया जाए कि वो हमारी नियुक्तियां जारी करें। हमें आरटीआई के माध्यम से पता चला कि आरपीएससी ने 2354 पुरुषों के पद महिलाओं को दे दिए हैं। इसके तहत जो पुरुष मेरिट में आने थे वो पुरुष वंचित हो गए, और जो महिलाएं नहीं आनी थी वो उसके अंदर शामिल हो गए।
आरपीएससी एक ऐसा ऐसा निकाय बन चुका है जिसमें न्याय और अन्याय का कोई अर्थ नहीं रहा है। बड़े बड़े घपले आरपीएससी के निकल के आते हैं, कभी पेपर लीक के, कभी काहीं के। लेकिन मुझे लगता है आरपीएससी की जो ये पथभ्रष्टता की शुरुआत है वो 2004 की वैकेंसी से हुई। उसके बाद सरकारों ने आंखें बंद कर ली, इसलिए उनके हौसले बढ़ते रहे और आज भी आरपीएससी अपना प्रॉपर काम नहीं कर रही है। हम फिर एक बार सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि आरपीएससी को रेगुलाइज करे और जो ये बड़ा अन्याय हुआ है, 2354 परिवारों की खुशियाँ लूटी है इस आरपीएससी ने गलत रिजर्वेशन दे करके, उन परिवारों की खुशियाँ सरकार लौटाए। हम चाहते हैं हमारी जो अब आने वाला बड़ा त्यौहार हिंदुओं का होली है, उन्होंने लिखा है, मैं आरपीएससी को लिखूंगा। आरपीएससी को हमारा जो एप्लीकेशन थी उसको फॉरवर्ड कर दिया है। अब देखते हैं उनके प्रयास कहाँ तक रंग लाते हैं। 21 साल हो गए। हाँ, मैं भीलवाड़ा से हूँ और शिक्षक भर्ती 2004 का पीड़ित हूँ। चलिए सर, आरपीएससी ने हमारे साथ अन्याय किया है, तो हम न्याय की गुहार लगाने के लिए यहाँ मंत्री जी के यहाँ जन सुनवाई कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि हमें न्याय मिले, महिलाओं को आगे बढ़ाओ लेकिन पुरुषों का हक मत छीनो। ये हक हमारा था, हमारी जगह महिलाओं को लगा लिया गया, तो हमारे परिवारों के हमारे जो बाल बच्चे हैं उनके ऊपर कुठाराघात हुआ, हमारा भी वो भी अच्छी शिक्षा पाते और ये कुल मिलाकर हमारे साथ अन्याय हुआ है। हम न्याय की गुहार लगाने आज हम हाँ ठोक रहे तो खा रहे, लेकिन आशा की किरण के साथ हम ऐसा देख रहे हैं कि हमारे साथ न्याय होगा। वैसे भी हमारे लिए कोर्ट के आदेश हो गए थे 2 बार, लेकिन फिर भी आरपीएससी ने नहीं माना और गलत तथ्य प्रस्तुत किए और हमारे साथ जो है कुठाराघात किया है। मंत्री जी ने आरपीएससी को लिखने का आश्वासन दिया है, तो हम उम्मीद लगा रहे हैं कि हमारे साथ न्याय होगा। उम्मीदें हैं, कर रही सरकार काम, लेकिन हम हमारे ये जो काम चाहते हैं, हमारा ये मुद्दा है इसका विस्तारण हो। 2354 लोग हैं, उसमें से कुछ लोग तो उसके बाद जो वैकेंसी के अंदर उनका सिलेक्शन हो गया, लेकिन अभी तो गवर्नमेंट बता पाएगी, गवर्नमेंट के पास आंकड़े हैं, आरपीएससी के पास आंकड़े हैं, कितने लोग अभी तक और वंचित हैं, जिनको अभी मुझे नहीं लगता है 2354 कैंडिडेट बचे होंगे। जितने ही बचे हैं उनको आरपीएससी आज प्रतिस्थापित कर सकती है। इसके लिए तो देखिए मैं कहूँ हमारा सिस्टम दोषी है, इसमें डेमोक्रेट्स भी जिम्मेदार हैं और ब्यूरोक्रेट्स को जिम्मेदार है ही हैं, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट्स वहाँ बैठे हैं वो किसी न किसी अपने व्यक्ति को लाने के लिए या किसी अनुचित लाभ लेने के लिए इस प्रकार की कारगुजारियाँ करते हैं। नहीं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सब लिखा हुआ है कि महिलाओं का 33% रिजर्वेशन होना चाहिए, उससे ऊपर रिजर्वेशन जा रहा है तो क्या वो अंधे हैं? क्या बिना पढ़े लिखे लोग वहाँ पर बैठे हैं? वो अधिकारी क्या बिना परीक्षा पास किए वहाँ पर अधिकारी बने? उनको सब पता है कितना रिजर्वेशन देना चाहिए, कितना रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए। उसके बावजूद भी इस प्रकार की हड़दर्मिता करते हैं, इस प्रकार का अन्याय करते हैं, उन्हें सब पता होता है। लेकिन अब फिर नंबर आता है डेमोक्रेट्स का, तो डेमोक्रेट्स उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते। यहाँ तक कि न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा है कि इनके लिए छायापद सृजित करके इनको नियुक्ति दी जाए। उसके बावजूद भी आज आरपीएससी 21 साल से कान और आंख दोनों बंद करके बैठे। बाबा ने जो आज तक सड़क से लेकर संसद तक जो संघर्ष किया है, गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, दलितों के लिए और हम जैसे लोगों के लिए, उनमें सभी उन्हें सफलता मिली है। आज भी वो जगह जगह जा कर के सड़न जाँच करते हैं, खाद बनाने वाली, दवाइयाँ बनाने वाली कंपनियों में रात को 12-12 बजे जा कर के वो अपना परफॉर्मेंस करते हैं, उनको चेक करते हैं कोई गलत तो नहीं हो रहा है। उनके इस परफॉर्मेंस को देखते हुए मुझे पूर्ण विश्वास है कि बाबा के माध्यम से हमारी ये जो समस्या है, 21 वर्ष से जो लंबित समस्या है, जो हमें न्याय नहीं मिला है, वो न्याय हमें ज़रूर मिलेगा। तो आज आप दो सारे लोग नहीं, हम काफ़ी लोग आए थे, हम सुबह आ गए थे यहाँ और काफ़ी, क्योंकि सब लोग बाहर से आए थे, उनकी सबकी गाड़ियाँ थी। सुबह हमने जब हमारा कार्यक्रम वहाँ बैठ दी थी हमने मीडिया को, तो हमारे पूरे साथी थे, हमारे पूरे ज़िले से लगभग पूरे राजस्थान से लगभग 25 से 30 अभ्यर्थी यहाँ पर आए थे। हम सब ने सुबह भी वाइट दी थी। अब सब लोग धीरे धीरे, क्योंकि भीड़ खूब थी, अब धीरे धीरे भीड़ छट गई है, सब मीडिया के लोग भी चले गए, तो हमारे भी साथी थे सब देख करके चले गए हैं। हम 2-3 लोग बचे हुए थे। तो हम आपके माध्यम से बात कहना चाहते हैं, आपके मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि सरकार इन बातों को सुने, जांचें, परखें, क्योंकि न्यायालय पहले जांच चुका है, परख चुका है, आपकी मंत्रिमंडलीय उप समिति जांच चुकी है, परख चुकी है। मामला बिल्कुल कांच की तरह साफ है, दूध की तरह सफ़ेद है, लेकिन फिर भी कहीं काला कर रखा है। तो केवल आरपीएससी गलत बयानबाजी और गलत जो आपको तथ्य पेश करती है आरपीएससी, केवल वो काला है, उस काले को निकाल फेंकना सरकार का काम है और हमारे को नियुक्ति देने का काम आरपीएससी। नाम ओम प्रकाश पारिक है, मैं जयपुर जिले से। 2020 में चूरू में 2020 में प्रसव के दौरान एक महिला की डॉक्टरों की लापरवाही के कारण मौत हो गई। वो सार्वजनिक मुद्दा था, सभी आमजन, सभी दलों के लोग धरना देकर बैठ गए। उसमें हमारे वो जो थी एमएलए पूनिया, कृष्णा पूनिया भी धरने में थी।
और उस समय 4-6 महीने में कृष्णा पूनिया चूंकि सत्ताधारी दल की विधायक थी, सार्वजनिक आंदोलन था, वो अपना और अपने 7-8 कार्यकर्ताओं का नाम निकलवाने में सफल हो गई, क्योंकि उनका राज था। गलत नहीं मानता उसको मैं, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट में आंदोलन था, जनहित में आंदोलन था। तो राजनीतिक द्वेषभाव से पुलिस मुकदमा लगा देती है, पुलिस ने मुकदमा लगाया, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि बीजेपी के लोग चालान हो जाएं, वो गिरफ्तार हो जाएं, कांग्रेस के निकल जाए, क्योंकि वो सभी दलों के लोग थे। तो आज जब वो मामला 2020 का हमारे सामने आया, तो मैंने पुलिस महानिदेशक जी को फोन किया है, और जो 2 वर्कर हमारे आए थे, हमने डीजी को कहा है कि भाई जब ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है, तो उस समय का दल जो था वो सत्ता का फायदा उठाकर नाम निकलवा ले गए, तो मैं गलत नहीं मानता, क्योंकि जनहित का मामला था। तो इनका भी निकालो, उस लाइन पे जांच कराओ, तो उस लाइन पे जांच होगी। ये कार्यकर्ताओं का सुनने का ये फायदा, ये फर्क है, ये कारण। डॉक्टर साहब, जब कांग्रेस की सरकार थी तो कृष्णा पूनिया ने नाम निकलवा लिया, जब बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी वालों ने नाम निकलवा लिया। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैंने नाम निकलवाने का नहीं कहा, आपने ढंग से नहीं सुना मेरे को। नहीं, मैंने डीजी साहब को ये कहा है, एबीपी तो ऊपर आनी चाहिए। नहीं, सभी ऊपर है, आपकी नजर में मीडिया सब बराबर है, आप ऊपर हो। सच में धड़क सबसे ऊपर रहनी चाहिए। देखो, आप ये सब जानते हो, पिछले 40-45 साल से मैं भी राजनीति में, हम आंदोलन करते हैं। आमतौर पर 99% मुकदमे जो जन आंदोलन के किए जाते हैं पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं। तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे, तो कृष्णा जी ने अपना खुद का, अपने कार्यकर्ताओं को नाम निकाल लिया, वहां तक तो ठीक है, लेकिन उनको सबका नाम निकलवाना चाहिए था। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो पिछले राज में जो भेद हुआ है उसको दूर करने की दृष्टि से हमने सुनवाई की है, एक उदाहरण दिया है मैंने। केस खत्म फिर? नहीं, खत्म का नहीं है। डीजी साहब को हमने कहा है कि आप इस लाइन पर जांच करो, निष्पक्ष जांच करेंगे। अगर वास्तव में निकाले गए तो स्वाभाविक है पुलिस उसी लाइन को पकड़ेगी। नहीं निकाले गए तो चालान होने के बाद, चूंकि राजनीतिक आंदोलन था, उसको बेटा करवाएंगे। आम जनता को बाहर बैठ के मैंने महामंत्री जी से परमिशन ले ली है। ऐसे लोग जो कार्यकर्ता हैं तो हैं, या दूसरे लोग हैं जो आम जन हैं, उनकी जो समस्या रह गई उनको बाहर सुन लेंगे। बीजेपी ऑफिस बंद उनके लिए नहीं, बंद होता तो आने नहीं देते, पूरी तरह से खुला है सारों दरवाजे। या तो ये ऐसा है जैसे अभी जैसे हमारे महाराज ने सुना, एक मेरे इलाके का मामला आया, पंचायत मुख्यालय परिवर्तन का, है ना। तो उनको सुना, जो कमेटी है, जो डिलिमिटेशन कमेटी बनाई, उसके पास वो प्रकरण भेज दिया। तो वो कुछ ऐसे प्रकरण हैं जिनको ऐसी जगह सुनकर उनका समाधान किया जा सकता है। इस दृष्टि से यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। बाहर जाके मैं बैठ के भी सुनूंगा, और जो बाकी के जो मंत्री आते हैं वो भी सुनते हैं, बट इट इज प्योरली फॉर द वर्कर्स। व्हाट इज देयर प्रॉब्लम? उनकी वास्तव में कई बार ऐसा होता है, आप भी सुने जाते हैं, अगर वर्कर की सुनी नहीं रहे, कई बार ऐसा हो जाता है, तो वर्कर की सुन रहे हैं। यह आपको बताने के लिए वर्कर्स को भी पता लगना चाहिए कि आप वर्कर्स की सुनवाई हो रही है। खाद की कमी हो रही है, लोन गारंटर में भी आज आप एक जगह बता दो, लोन गारंटर में आज देखो मेरी बात सुनो, देखो कुछ मीडिया के भाई जो मेरे ज्यादा दोस्त हैं, वो उछाल के इन चीजों को दे रहे हैं। मैं आपको आंकड़े रख सकता हूँ, मेरे ऑफिस में चलो, बिल्कुल भी। अब कल रात को मैंने न्यूज 18 देखी थी। न्यूज 18 से कौन पढ़ा रहे? विजयनगर जी भाई, आपने कल न्यूज चला रखी थी विजयनगर में डीएपी की भयंकर कमी। तो मैंने तुरंत मेरे अधिकारी को फोन किया, वो कहा साहब डीएपी की तो जरूरत ही नहीं है,
और डीएपी यूरिया पर्याप्त विजयनगर मारा। आप बड़े पता कर लो। फिर लाइनें कैसे लग रही है? सर टॉक में भी आज लाइन लग रही है, लाइन लगे। ग्रुप चलती है, खबर ऐसे नहीं चलती। ना मैं जवाब दे रहा हूँ, आप उत्तेजित मत हो, जवाब दे रहा हूँ। लाइन कैसे लगी? लाइन जैसे व्यक्ति को, जैसे माना आपने कौन सी जगह बताई? अभी लूणकरण सर में जब ये पता लग जाता है कि 2 दिन बाद यूरिया आएगा या फर्टिलाइजर आएगा, तो हम उससे पहले व्यवस्था करते हैं, उनको टोकन थमा देते हैं ताकि लाइन तोड़ के नहीं जाए, धक्का मुक्की नहीं हो। तो जिनको टोकन मिल जाता है वो अचानक लाइन लग जाती है। तो लाइन लगना तो मैं इसको हमारी कमी नहीं मानूंगा। लाइन इज द ओनली रीजन। कब पहले ही खाद आने से पहले जिस किसान को जरूरत है उसके कागजात देख के, गिरदावरी जमाबंदी देख के उसको टोकन पकड़ा दे। जैसे टोकन नंबर 1 महाराज का, टोकन नंबर 2 मेरा, टोकन नंबर 3 बगड़ी जी का। अब हम एक साथ ही भग के वहाँ इकट्ठे हो जाए, दैट इज द रीजन। वास्तव में मैं कह रहा हूँ। बाकी वैसे हमने करीब, मैं आपके आंकड़े आज ही जारी कर दूंगा। बराबर मैं और मुख्यमंत्री जी केंद्र सरकार के संपर्क में एक टीम हमने राजस्थान के लेवल पर बना रखी है। और अभी अक्टूबर दिसंबर में हमको अलॉटमेंट हुआ है 11,33,000 हेक्टेयर। आज तक हमको मिल गया 11,35,000 मैट्रिक टन यूरिया। इतनी की जरूरत है, इतना आ गया, इतना बट रहा है। हाँ, बटने में थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि इतना तंत्र हमारे पास है नहीं, तो उसमें भीड़ भड़का हो सकता है। एक चीज और आपको मैं कहना चाहता हूँ, भारत सरकार का एक पोर्टल है IFMS, वो पॉस मशीन से, जैसे मैंने आपको 2 बैग दे दिए, तो आपका वो पॉस मशीन से हमारा IFMS में डलेगा। तो विलेज लेवल तक बेहतर, जैसे इट इज GSS और प्राइवेट डीलर हो सो इट इज, गांव के लेवल तक की हमको सूचना रोज मिलती है और हमारे अधिकारी उस पर निगरानी रखते हैं। हाँ, ये मैं मान सकता। अब की बार हुआ क्या है कि लगातार बरसात हुई है, तो पहले सरसों और गेहूं में 15-20 दिन का गैप होता था बोने का, वो गैप खत्म हो गया क्योंकि नमी जमीन में थी। तो सरसों के साथ साथ गेहूं बो दिया, गेहूं के साथ वो चना जो सब कुछ मिल गया। ये बड़ी बिगेस्ट रीजन। दूसरा बड़ा कारण क्या है, करीबन लाखों मेट्रिक टन जो नकली खाद बनता था वो बाजार से बाहर हो गया। मतलब 10% हम, मैं पूरी गारंटी नहीं दे रहा, 10% होगा, 90% को हमने गायब कर दिया। दैट इज वन ऑफ द रीजन ऑफ क्राइसिस। वो एक कारण है। और आप सबको पता है कि शुरू में चाइना ने हमको मना कर दिया था फर्टिलाइजर देने का, और उधर जो इजराइल और ईरान में आपस का फिलिस्तीन तनाव होने के कारण वहां से जो फर्टिलाइजर आता है उसमें देरी हो गई। दैट वाज द रीजन। पर मेरी बात सुनो, हमारा पूरा तंत्र, अब आप इस बात से अंदाज लगा सकते हैं कि हमारा 100 किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल डेनमार्क गया था कृषि के अध्ययन के लिए। उसमें मैं नहीं गया, मैं इसलिए नहीं गया, बाकी गए, और कुछ अधिकारियों को मैंने रोक लिया कि अगर मैं भी बाहर जाकर बैठ गया और फर्टिलाइजेशन का क्राइसिस हो गया तो दिक्कत आ जाएगी। तो मैं नहीं गया। और अभी डेनमार्क हम अभी कम जाने वाले थे, उसको भी हमने पोस्टपोन कर दिया। हमारी सरकार किसानों के प्रति इतनी संवेदनशील है, किसान के दुख में सुख में हम पूरी तरह से भागीदार हैं। और डॉक्टर साहब, आप लोगों को सलाह भी देते रहते हैं कि ये DAP का यूज़ कम करना चाहिए। हाँ, वो तो भारत सरकार भी जोर दे रही है। और आप लोगों मीडिया को भी अभी छापा था, भास्कर ने छापा था, कितना जहर डाल रहे पर खेतों में। जो कैंसर हो रहा है, जो किडनी खराब हो रही है, जो लीवर खराब हो रहे हैं, और जो ये डायबिटीज और हाइपरटेंशन हो रहा है, दैट इज वन ऑफ वेरी बिग रीजन। ये फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड जो हम खेतों में डाल रहे हैं, तो इसलिए मोदी जी नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग ज़्यादा से ज़्यादा हम बढ़ाएं, इस पर जोर दे रहे हैं। और हमारे जो ट्रेडिशनल जो फर्टिलाइजर है वो उपयोग में लेना चाहिए, ताकि जहर से, ये जहर पूरी दुनिया खा रही है, वो जहर हमारी लापरवाही के कारण खा रही है। इसलिए मैं मीडिया के भाइयों से कहना चाहूँगा,
इस पर एक डिबेट रखनी चाहिए आप लोगों को, हमको बुलाना चाहिए, वैज्ञानिकों को बुलाना चाहिए। ये जो जहर हम डाल रहे हैं, एक्सेसिव यूज ऑफ द फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड इज वेरी मच डेंजरस टू द ह्यूमन लाइफ। अपने आप सबके लिए बड़ा खतरनाक है। इसलिए मीडिया से भी मैं इस मौके पर प्रार्थना करना चाहूँगा, बड़ा अच्छा सवाल पूछा है कि अधिक फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड की दृष्टि से आपको किसानों को दूर करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, ताकि वो कम से कम उसका उपयोग करें। डॉक्टर साहब, कार्यकर्ताओं की सुनवाई हो रही है, सांसदों की सुनवाई कब होगी? आपकी पार्टी के उदयपुर के सांसद हैं, कलेक्टर से त्रस्त हैं, उन्होंने सीएम को चिट्ठी लिखी है कि उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करिए, कार्रवाई करिए, काम नहीं कर रहे हैं। ये तो कभी कभी हो जाता है, कोई ऐसा बात हो गई होगी तो मुख्यमंत्री जी के स्तर का मामला है, मुख्यमंत्री जी उसका निश्चित रूप से समाधान करेंगे। कलेक्टर से त्रस्त हैं तो वो उसकी एक जांच होगी, आप जानते हो जो तरीका है। जांच होने के बाद अगर कलेक्टर साहब दोषी होंगे तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कई बार क्या होता है, मेरी आदत है, आप जानते हो, मैं हर एक की शिकायत कर देता हूँ, तो ऐसा थोड़ा चलता है। सभी कलेक्टर गड़बड़ नहीं होते, सभी पुलिस वाले गड़बड़ नहीं होते, कोई तो मामला हमें भी होता है। पर माननीय सांसद ने जो शिकायत की है वो आपने मेरे को बताया, हम उसमें कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई होती है जी, ऐसा नहीं है। आप अब ज्यादा हम तुरंत कर दें तो फिर आप लोग उल्टे हमारे पीछे पड़ जाओगे। एक सांसद को ये थोड़ा सा काम नहीं किया, जो कलेक्टर को हटा दिया बेचारे को, वो 5 मिनट में बेचारा हो जाएगा। इसलिए सावधानी से जांच करने के बाद कार्रवाई करें। ठीक है डॉक्टर साहब, एक और पूछना था कि आपने कल एक गोस्वामी कार्यक्रम में प्रेमचंद बैरवा जी से कहा कि ये 2 बार में मुख्यमंत्री बन गए और यहाँ 6 बार जीता हुआ हूँ, क्या कोई मन में कसक है या क्या? देखो ऐसा, मेरी बात सुनो, मैंने इसलिए कहा था कि हम युवा पीढ़ी को आगे बढ़ा रहे हैं, उस दृष्टि से आप पूरा पढ़ रहा हो। आप मेरी ऐसी बात निकाल के रख देते हो, ऊपर पहुंचा देगा तो रही सही भी चली जाएगी। मेरा उसमें कहने का दृष्टिकोण ये था कि हमारी पार्टी युवा पीढ़ी को आगे बढ़ा रही है। माननीय प्रेमचंद जी युवा हैं, 2 बार जीते हैं, मैं 6 बार जीता हूँ और उनको उप मुख्यमंत्री बनाए इसलिए। और ये सच्चाई है कि एक नई टीम आनी चाहिए। हम कब तक, मतलब 1-2 साल बाद रिटायर हो जाऊँगा, तो नए को बढ़ा रहे हैं। एक मैंने उसमें जो चीज़ थी उसको शायद आपने इसलिए चलाया, वो ST-SC के लोग थे, तो मैंने उनको ये कहा था कि आप संसद, पढ़े लिखे बच्चे भी थे, कि आपने मोदी संविधान को खत्म कर देगा, ST-SC के रिजर्वेशन को खत्म कर देगा। आपने उनकी सुन ली, आपने हमारी बात नहीं सुनी कि संसद में खड़े होकर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने ये कहा था कि आरक्षण ST-SC का तो होना ही नहीं चाहिए, और हो तो नौकरी में तो होना ही नहीं चाहिए। और आरक्षण दिलाने वाले जिस डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का हम यहाँ उत्सव मना रहे हैं, उनको पंडित नेहरू मुंबई में चुनाव हराने के लिए गए थे, और पंडित नेहरू के रहते हुए उनको भारत रत्न नहीं किया गया, हमने भारत रत्न दिया। पूरी कांग्रेस का राज निकल गया, सेंट्रल हॉल में उनका चित्र नहीं लगाया गया, हमने चित्र लगाया। उनके पंचतीर्थ हमने बनाए, कांग्रेस ने नहीं बनाए। कांग्रेस आपको वोट बैंक मान के अपना वोट ले जाती है, मैं ये बात समझा रहा, और ये सच्चाई है। पंडित नेहरू ने ST-SC के रिजर्वेशन का संसद में ऑनली फ्लोर विरोध किया है, प्रोसीडिंग में, और तो वंदे मातरम का भी विरोध किया। आप कल बहस सारी पार्लियामेंट की सुनी होगी, इसलिए मैंने वो बात उसमें कही थी। आपने बोला था चुनाव के वक्त भी आज आते थे, खुलासे करते थे, और आपने बोला जब बीजेपी ऑफिस होगा कुछ बड़ा खुलासा करके जाऊंगा। इंतजार हो रहा है, बहुत हो गया। मैं खुलासे के कागज मेरे पास हैं, एक बार मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से पूछूंगा और मुख्यमंत्री जी से पूछूंगा। 1200 करोड़ का पिछले राज का घोटाला जो मेरे विभाग में हुआ के दिन RD और एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में, उसका मैं खुलासा संगठन की परमिशन से करूंगा, पिछले राज का है। डॉक्टर साहब, अब तो JJM को लेके डॉक्टर साहब
मेरा सवाल है, अब तो जेकेएम को लेके जो है वो बड़े अधिकारियों पे भी कार्रवाई हो रही है, तो आप संतुष्ट हैं अब जेकेएम पे जो कार्रवाई हो रही है उसको लेकर? मैं जेजेएम में 20 अधिकारियों के लिए 17 मांगा एसीबी ने। तो मेरा सोचना यह है व्यक्तिगत रूप से, क्या सरकार क्या करेगी, जो कि 17 की मांगी है, बल्कि उसमें कुछ रह गए, पूरे 20 अधिकारियों की 17 की परमिशन देनी होगी, देनी चाहिए हमको। ये मेरी मान्यता व्यक्तिगत। ए फंस जाए, बी फंस जाए, ये नहीं होना चाहिए। और कुछ मेरे को फंसा दो ताकि नोटिस मिल जाए। डॉक्टर साहब कह रहे हो कि आप तो 1-2 साल में रिटायर हो जाओगे राजनीति से, तो ये आपकी आशंका है या मंशा है ऐसी? कब तक चलेगा शरीर? अभी मैं आमागढ़ नहीं चढ़ सकता। वो तो चढ़ सकते हो। 4 साल पहले चढ़ गया, लेकिन अब नहीं चढ़ सकता। जब नहीं चढ़ सकता तो काम पे तो नहीं रहे ना, इसलिए बगड़ी जी जैसे हमारे बैठे हुए हैं महाराज हैं। धन्यवाद। ठीक है भाई।